हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग यदि नहीं जुड़े हैं अभी तक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, ये क्लास शेयर करिए जिससे कि और भी लोग जुड़ सकें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी लोग नए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप सभी के लिए डेली बेसिस पर वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आप सभी के एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि क्लास पर आ चुके हैं सभी लोग क्लास लेने के लिए तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं आपको 20 प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एमी पुरस्कार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्षेत्र में जो है सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है एमी पुरस्कार जो है अमेरिका का टेलीविजन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो जी हाँ, टेलीविजन का सर्वोच्च पुरस्कार जो है अमेरिका का है ये एमी पुरस्कार। दोस्तों आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, एमी पुरस्कार जो है अमेरिका का टेलीविजन क्षेत्र का प्रमुख पुरस्कार है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों मिताक्षरा पुस्तक की यदि बात करें दोस्तों, ये आपका कानेश्वर जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये जो अमोघ वर्ष है इस पुस्तक को किसने लिखा है। इस पुस्तक को कवि राजमार्ग, ठीक है, कवि राजमार्ग जी ने लिखा है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए। और कंबन ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक को तमिल रामायण के रचयिता ने लिखा है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी और डी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि राजमार्ग ये अमोघ वर्ष पुस्तक के लेखक हैं। और कंबन, ठीक है, तो कंबन जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तमिल रामायण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन स्टार रेवोल्यूशन जो है लिखा था, बताइए वन स्टार रेवोल्यूशन किसने लिखा था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वन स्टार रेवोल्यूशन जो है मासानोबु फुकुओका, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी मासानोबु फुकुओका ने, बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल नाम है। तो आप सभी लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए इसे। वन स्टार रेवोल्यूशन जो है ऑप्शन नंबर डी आपका मासानोबु फुकुओका ने लिखा था। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मासानोबु फुकुओका है ये जापान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कहाँ के दोस्तों, ये जापान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जापान के क्या थे ये दार्शनिक थे जापान के। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं। तो आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर 6 महिलाओं के नाम दिए गए हैं। रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, युक्त मुखी और डायना हेडन और प्रियंका चोपड़ा। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि मिस वर्ल्ड का खिताब कौन कौन सी महिलाओं ने जीता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस वर्ल्ड का खिताब जो है भारत में यहाँ पर 5 महिलाओं ने जीता है, जिनमें से पहले स्थान पर सबसे पहले रीता फारिया ने जीता। आपको मैं बताना चाहूंगा कि रीता फारिया ने भी मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ऐश्वर्या राय ने जीता है, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये युक्त मुखी ने जीता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये पांचवा डायना हेडन ने भी जीता है और छठा जो है प्रियंका चोपड़ा ने जीता है। तो आप सभी लोग तो ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा को तो भली भांति जानते होंगे क्योंकि कई फिल्मों में इन्हें देखा होगा। और रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्त मुखी और प्रियंका चोपड़ा, इन 5 महिलाओं ने जो है भारत की ये 5 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। दोस्तों कौन सा खिताब, मिस वर्ल्ड का खिताब। और भारत की एक महिला और है जिन्हें आप लोग जानते होंगे, उनका नाम है
दोस्तों आप सभी लोग जरूर जानते हैं उनके बारे में, जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिसे इनके बारे में पता हो बता दे। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं रीता फारिया जो है, इन्होंने सन 1966 ईस्वी में ये खिताब जीता मिस वर्ल्ड का। और यदि बात करें दोस्तों ऐश्वर्या राय ने, तो ऐश्वर्या राय ने सन 1994 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए, सन 1994 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। और यदि बात करें दोस्तों चौथे ऑप्शन की युक्त मुखी ने, तो इन्होंने सन 1999 ईस्वी में ये खिताब अपने नाम किया मिस वर्ल्ड का। और पांचवें ऑप्शन की बात करें डायना हेडन, ये भी इंडिया, ये भी ये जो है मिस वर्ल्ड का खिताब सन 1999 ईस्वी में इन्होंने पाया। और प्रियंका चोपड़ा जो आपका छठा ऑप्शन है, इन्होंने सन 2000 ईस्वी में क्या है, सन 2000 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। और बात करें दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में भारत की जो महिला है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, वो है मानसी चिल्लर, सभी लोग जानते होंगे। सन 2017 में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने बताया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में जितने भी लोगों ने बताया संगीत के क्षेत्र में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपके कथन दिए गए हैं, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपके कौन से कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, पहला और दूसरा, ये दोनों कथन आपके सही हैं। जितने भी लोगों ने बताया है पहला दूसरा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना सन 1965 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी हेतु की गई। जी हाँ। और दूसरा है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों को घटते हुए क्रम में लिखना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार साक्षरता दर को आपको क्या करना है, राज्यों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों घटते हुए क्रम की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए गोवा, महाराष्ट्र, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको बताना है घटते हुए क्रम में साक्षरता दर। तो सब साक्षरता दर यदि सबसे अधिक रही 2011 में इन चार ऑप्शन में थे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों काफी सारे लोगों ने बताया है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम आपका थोड़ा इन तीनों ऑप्शंस के अलावा, जैसे गोवा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के अलावा, ये मिजोरम जो है आपका पहले आएगा, क्योंकि इसका जनसंख्या घनत्व जो है इन तीनों की अपेक्षा ज्यादा था। ठीक है, साक्षरता दर जो है, सॉरी दोस्तों, साक्षरता दर जो है इन तीनों की अपेक्षा ज्यादा था। फिर आपका दूसरे पर आएगा इसके बाद, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला गोवा। ठीक है, ये आपका दूसरे पर आएगा, घटते क्रम में लिखना है। तो तीसरा वाला आपका आएगा सबसे आगे, फिर उसके बाद आपका आएगा पहला वाला गोवा। फिर दोस्तों यदि बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो ये आएगा तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर आपका आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिए, ये ऑप्शंस आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित कौन है दोस्तों? बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा कि काफी समय तक पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमी जो जाते थे, और अभी भी पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 में अभी भी हैं बिल गेट्स, जिनका नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है। ठीक है, टॉप 3 में है ये
तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया बिल गेट्स को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, और माइक्रोसॉफ्ट जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अच्छा दोस्तों, आप सभी लोग इसके बारे में और जान लीजिए। 4 अप्रैल, दोस्तों अप्रैल का ही महीना चल रहा है और 4 अप्रैल की बात है, 4 अप्रैल सन 1975 ईस्वी में जो है इस माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर देश दिए गए हैं एक साइड में राजधानी। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो नाइजीरिया की राजधानी, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला जो है आबूजा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और लीबिया की राजधानी यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन त्रिपोली है। ठीक है, और यदि बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलिया का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, चौथे से मिलान करेगा दोस्तों आपका जाके। ठीक है, चौथा मिलान क्या है आपका? उलान बटोर। और यदि सीरिया की बात करें तो यहाँ पर दमिश्क से यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर सी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान में रखिए, त्रिपोली यहाँ पर पहला रहेगा, यहाँ पर दोस्तों दूसरा रहेगा देवगढ़। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी है आपका कैस्पियन सागर। जी हाँ। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है आपको, रंगोली महाराष्ट्र, साथिया गुजरात, गोदाना आपका बिहार, या मथुरेड़ा राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला वाला मिलान रंगोली जो है महाराष्ट्र से संबंध रखता है, और दोस्तों यहाँ आपका दूसरा वाला साथिया, ये आपका सीधे गुजरात से संबंध रखता है। और यदि बात करें दोस्तों आपका गोदना की, तो ये बिहार से ही संबंध रखता है। और चौथा मथुरेड़ा, तो ये सही मिलान आपका सीधा सीधा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया जाता था? तो कोरिया का विभाजन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है 38वीं समांतर रेखा द्वारा किया जाता था। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है? तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है INS विक्रमादित्य। जी हाँ दोस्तों, INS विक्रमादित्य यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर बताया है ऑप्शन नंबर ए को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो मैक्सेस पुरस्कार विजेता दोस्तों पहले भारतीय यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो देखिए, घटते हुए क्रम में यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है, घटते हुए क्रम में बात करें तो सबसे पहले सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आएगा, राज्य आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बिहार आता है। ठीक है, तो बिहार आपका पहले स्थान पर रहेगा। दूसरे स्थान पर आपका क्या आएगा दोस्तों? दूसरे स्थान पर आपका आएगा केरल। ठीक है, घटते हुए क्रम में चलना है तो आपका सबसे पहले आएगा बिहार, फिर उसके बाद आपका तीसरा आएगा केरल, फिर केरल के बाद आपका दोस्तों आएगा पश्चिम बंगाल, क्या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है उत्तर प्रदेश, तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों आपका आएगा
माफ करिएगा दोस्तों, ये क्रम ये ऐसा रहेगा, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया इसमें। पहले सबसे आपका बिहार आता है, ठीक है, पहले पर, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में चलना है तो दूसरे पर आपका आएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, और तीसरे पर आपका आएगा दोस्तों केरल, और चौथे पर आपका आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोहरा सहगल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एकदम ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोहरा सहगल जो है, इन्हें बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कोलकाता आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दीपा कर्माकर यहाँ पर जो है ये जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए पहले आप लोग कोशिश करिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है, तो 12, ओनली 12। दोस्तों आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ओनली 12, मतलब केवल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने जो है चांद की सैर की है, ठीक है। और चांद की सैर करने वाले 12 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम यदि बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोग इसे, आप अगर कॉपी पेन साथ में रखे हैं तो आप लोग इसे लिखते हुए चले, नहीं तो बाद में आप लोग वीडियो में सुन लीजिएगा, मैं आपको एक एक करके नाम बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपको याद रखना है तो क्लास खत्म होने के बाद आप सभी लोग इसे कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रांग जो पहले थे, ये थे पहले व्यक्ति, इन्होंने जो है चांद पर पहली बार कदम रखा था। दूसरे हैं आपके बज एड्रिन, और तीसरे आपके आते हैं दोस्तों पेटे कॉनराड, और चौथे आपके आते हैं दोस्तों एलन बीन, पांचवे आते हैं एलन रोपई, और छठे आते हैं एडगर मिसेल, ठीक है। और छठवें आते हैं दोस्तों डेविड स्टॉक, और आपका फिर उसके बाद जेम्स इरविन, फिर जॉन वंग, फिर चार्ल्स ड्यूक, और यूजीन सेरनन, और दोस्तों लास्ट आपके आते हैं हैरिसन रिमट। तो आप सभी लोगों ने शायद इनमें से किसी का नाम सुना हो, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, हमेशा जो फर्स्ट पे रहता है उसी का नाम ज्यादा उजागर होता है। आपने शायद इनमें से और किसी का नाम सुना हो, लेकिन पहले नंबर पर जो है नील आर्मस्ट्रांग, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने नील आर्मस्ट्रांग के बारे में ना सुना हो, क्योंकि ये पहली बार का चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे और उनका नाम अमर हो चुका है। चलिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नील आर्मस्ट्रांग ने जो है सन 1969 ईस्वी में चांद पर कदम रखा था। कौन से ईस्वी में? सन 1969 ईस्वी में। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन 1969 ईस्वी में चांद पर कदम रखा था। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज की एक क्लास जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न और बचे हैं और इसके बाद आप सबकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी, उसका लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस क्लास को भी अटेंड करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को पहले आप सभी लोग देख लीजिए पूरा। 2 प्रश्न और बचे हैं, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है? दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, इस पुस्तक के लिए 2019 में जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा शशि थारूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पर जितने भी लोगों ने शशि थारूर बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, शशि थारूर ने ये किताब लिखी है। दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न आपके सामने है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला
बताइए किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विक्रम सारा भाई, जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर डी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास जो है आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और जितने भी लोग अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, जिससे कि आप सभी को आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास आपकी यहीं पर खत्म होती है ड्रीम। और यदि आप सभी को आज की ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और आप सभी को यदि कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताएं आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी। धन्यवाद। दासी, सही है।